वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक मैसेज पढ़ के सुनाता हूं। आप मैसेज के अंत में अंदाजा लगाइए कि ये मैसेज किसका हो सकता है। भारत में लव जिहाद के माध्यम से अवैध धर्मांतरण चल रहा है। यह प्रायोजित तौर पर हो रहा है, जिसमें विदेशी फंडिंग से इनकार नहीं किया जा सकता। लव जिहाद में मुस्लिम पुरुष शादी के माध्यम से इस्लाम में धर्मांतरण के लिए व्यवस्थित रूप से हिंदू महिलाओं को निशाना बनाते हैं। ये लोग पहले प्यार का दिखावा करते हैं, फिर धोखे से शादी कर लेते हैं। इससे भारत की आबादी के अनुपात में बड़े स्तर पर बदलाव हो सकता है, जिसके लिए साजिश की जा रही है। इस तरह की साजिश इसलिए की जा रही है ताकि भारत में पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे हालात पैदा किए जा सकें। यह मैसेज कोई व्हाट्सएप फॉरवर्ड नहीं है, बल्कि ये एक जज का फैसला है। और जाहिर सी बात है, जब जज कुछ कह रहा है तो इसमें सच्चाई तो होनी ही चाहिए। लेकिन क्या वाकई सच्चाई है? आइए जानते हैं इस वीडियो में। क्या है बरेली का लव जिहाद का मामला, क्या है देश में लव जिहाद की सच्चाई, और जज साहब ने किस आधार पर कह दिया कि लव जिहाद के लिए विदेशी फंडिंग हो रही है। और साथ ही जानेंगे कि लव जिहाद के आंकड़े क्या कुछ बयान करते हैं। नमस्कार, मैं हेमंत और आप मॉलिटिक्स देख रहे हैं। बरेली की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने लव जिहाद के मामले में आरोपी मोहम्मद आलिम नाम के एक व्यक्ति को उम्र कैद की सजा सुनाते हुए एक फैसला दिया है। इस फैसले में कहा गया है कि इस पूरी घटना में अपराधी मोहम्मद आलिम ने अपना नाम आनंद बताया और पीड़िता वादिनी को धोखे में रखकर हिंदू रीति रिवाज से उससे शादी कर ली और शादी के बाद पीड़िता के साथ दुष्कर्म करता रहा। इस अपराध के लिए मोहम्मद आलिम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। लेकिन इस केस में एक बदलाव हुआ था। दरअसल पहले पहल जब पुलिस को शिकायत की गई तो उसमें पीड़िता वादिनी ने आरोप लगाया था कि मोहम्मद आलिम ने अपना नाम बदला, फिर शादी की और फिर धर्म बदलने का दबाव बनाने लगा। अब पुलिस ने इस शिकायत के बेसिस पर जो धाराएं लग सकती थी वो लगाकर मुकदमा दर्ज कर लिया, जैसे धारा 376 2N 323 506 और 504। लेकिन कुछ समय बाद पीड़िता अपने बयान से मुकर गई और कहने लगी कि वो बयान उन्होंने कुछ हिंदू संगठनों और माता पिता के दबाव में आकर दिया था। पीड़िता के इस कन्फेशन के बाद भी न्यायाधीश रवि कुमार दिवाकर ने इसे लव जिहाद का मामला मान लिया। न्यायाधीश महोदय ने उस शिकायतकर्ता को नजरअंदाज कर दिया जिसने खुद गवाही दी। जज साहब ने खुद ही दावा किया कि उसके आरोप में कोई सच्चाई नहीं है, क्योंकि पीड़िता एक शिक्षित महिला है और वो अपने माता पिता के दबाव में आकर कुछ भी आरोप लगा दे किसी पे, इसकी संभावना नहीं है। न्यायाधीश महोदय ने कहा, इस अदालत के अनुसार जब पीड़िता अपने माता पिता के साथ नहीं रह रही है और किराए के घर में अकेली रह रही है और जब वह अदालत में पेश होती है तो वह एक एंड्रॉयड फ़ोन लेकर आती है, ये एक रहस्य है कि उसे घर में अकेले रहने, खाने पीने, कपड़े पहनने और मोबाइल पर बात करने के लिए पैसे कहाँ से मिलते हैं। निश्चित रूप से इस मामले में पीड़िता को कुछ आर्थिक मदद की जा रही है और ये आर्थिक मदद आरोपी के माध्यम से ही दी जा रही है। उपरोक्त मामला लव जिहाद के माध्यम से अवैध धर्मांतरण का मामला है, इसलिए इसमें विदेशी फंडिंग से इनकार नहीं किया जा सकता। वैसे हो ये भी सकता है कि बेटी ने दूसरे धर्म में शादी की है तो पेरेंट्स नाराज होकर दबाव बना रहे हों। 50 बातें हो सकती थी और पीड़िता खुद भी कह रही थी। इस पूरे मामले को समझने के लिए जरूरी है ये जानना कि ये लव जिहाद आखिर है क्या। साल 2020 में केंद्र सरकार में तत्कालीन गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा था, केरल हाईकोर्ट समेत कई अदालतें ये विचार रख चुकी हैं कि लव जिहाद की कोई कानूनी परिभाषा नहीं है। अब जिसकी परिभाषा ही नहीं है, उसकी परिभाषा तो अपनी सहूलियत और अपने एजेंडे के हिसाब से कुछ भी गढ़ी जा सकती है। अब जज साहब ने इसे लव जिहाद क्यों माना, ये बड़ा सवाल है। ये जानने के लिए आप इनके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, फिर आप खुद समझ जाएंगे। न्यायाधीश रवि कुमार दिवाकर पहले भी सुर्खियों में रहते आए हैं। इससे पहले उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ की थी और उन्हें समर्पण और त्याग के साथ सत्ता पर काबिज होने वाले धार्मिक व्यक्ति के लिए आदर्श उदाहरण बताया था। वहीं मुस्लिम धर्मगुरु तौकीर रजा खान के मामले में कहा था, भारत में दंगों का जो कारण है वो ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज धर्म की तुष्टीकरण में लगे हुए हैं। इससे उस धर्म विशेष के लोगों का मनोबल काफी बढ़ जाता है। उन्हें विश्वास है कि अगर वे दंगे करवा देंगे तो सत्ता संरक्षण के कारण उनका बाल भी बांका नहीं होगा। अब सवाल ये है कि चलिए मान लिया कि ये केस लव जिहाद का नहीं है, तो क्या इसका ये मतलब हुआ कि देश में और कहीं भी प्लान्ड लव जिहाद नहीं चल रहा है? देखिए, बात है 2009 की। केरल और कर्नाटक हाईकोर्ट में 2 मामले सामने आते हैं। इन 2 मामलों के बाद से ही देश भर में लव जिहाद चर्चा का विषय बन जाता है। दोनों मामलों में लड़की का पिता आरोप लगाता है कि उनकी बेटी का अपहरण करके मुस्लिम युवकों ने शादी करने को मजबूर किया है।
पहला मामला था कर्नाटक का। हाईकोर्ट में सी सेल्वराज ने आरोप लगाया कि उनकी बेटी सिल्जा राज को एक मुस्लिम लड़की ने अगवा कर लिया और केरल ले गया। अब वहां उसे मदरसे में इस्लाम सिखाया जा रहा है और धर्म बदलने के बाद उसकी शादी कर दी गई है। इसके बाद कोर्ट ने लव जिहाद मामलों की जांच के लिए कर्नाटक के डीजीपी की नेतृत्व में एसआईटी बनाई। कर्नाटक में गठित एसआईटी की रिपोर्ट में कहा गया कि 24 टीमों को कर्नाटक के सभी जिलों में भेजा गया है, लेकिन लव जिहाद का कोई भी सबूत नहीं मिल सका है। एसआईटी ने बताया कि सिल्जा राज का धर्म परिवर्तन के बाद निकाह करना लव जिहाद नहीं था और सिल्जा राज ने भी अदालत के सामने यही कहा कि उन्होंने अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन किया और शादी की। इसके बाद कर्नाटक हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि सिल्जा अपने पति के साथ रह सकती हैं और जहां चाहे वहां रह सकती हैं। दूसरा मामला आया था केरल हाईकोर्ट में। जस्टिस केटी शंकरन केरल के डीजीपी से कई सवालों के जवाब में एक हलफनामा दायर करने का निर्देश देते हैं। सवाल थे, क्या देश में कोई ऐसा लव जिहाद जैसा आंदोलन चल रहा है? भारत और विदेशों के कौन से संगठन इसमें शामिल हैं? इस आंदोलन की फंडिंग कैसे की जा रही है? क्या यह पूरे भारत में चल रहा है? पिछले 3 साल में कितने स्टूडेंट धर्म परिवर्तन कर मुस्लिम बन गए? क्या लव जिहाद, जालसाजी, तस्करी और आतंकवादी गतिविधियों के बीच कोई संबंध है? केरल के डीजीपी जैकब पोन्नोस ने 18 अक्टूबर 2009 को कोर्ट में हलफनामा दायर किया। इसमें सभी जिलों के एसपी की 14 रिपोर्ट और राज्य सीआईडी, पुलिस इंटेलिजेंस, स्पेशल सेल और क्राइम ब्रांच के प्रमुखों की 4 रिपोर्ट शामिल थी। इसमें केरल हाईकोर्ट की ओर से पूछे गए सभी सवालों का जवाब दिया गया, जिसमें कहा गया कि लव जिहाद जैसा कोई आंदोलन नहीं चल रहा है और नहीं इसके पीछे कोई साजिश है। डीजीपी ने इस रिपोर्ट में कहा कि इस तरह के आरोपों के कोई ठोस उदाहरण मौजूद नहीं है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी 1 दिसंबर 2009 को हाईकोर्ट में हलफनामा दायर कर बताया कि देश में कोई लव जिहाद आंदोलन या संगठन अस्तित्व में नहीं है। इसके बाद जस्टिस शंकरन ने 9 दिसंबर 2009 को अपने लंबे फैसले में जिला एसपी द्वारा दायर सभी 14 रिपोर्ट को खारिज कर दिया। साल 2016 में केरल में लव जिहाद एक बार फिर चर्चा में आया। वैकोम शहर में होम्योपैथी में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही 25 साल की अखिला धर्म परिवर्तन करके मुस्लिम बन जाती हैं और अपना नाम हदिया रख लेती हैं। साथ ही अपने पेरेंट्स को बिना बताए शफीन नाम के मुस्लिम लड़के से शादी कर लेती हैं। लड़की के पिता एम अशोकन इसे लव जिहाद का मामला बताते हैं और 2016 में केरल हाईकोर्ट में हैबियस कॉर्पस याचिका दायर कर देते हैं। अब ये आरोप लगाते हैं कि उनकी बेटी का जबरदस्ती धर्म बदलवाकर उसकी शादी करा दी गई है और वो अब गायब है। लड़की के पिता की याचिका पर केरल हाईकोर्ट ने 24 मई 2017 को यह शादी रद्द कर दी। साथ ही हदिया को उसके माता पिता के पास रहने का आदेश दे दिया। इसके बाद शफी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट ने लड़की के पिता को उसे पेश करने का आदेश दिया। इसके बाद हदिया ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया। इसमें कहा गया था कि वह मुस्लिम है और मुस्लिम ही बनी रहना चाहती है। उसने यह भी कहा है कि वह शफीन जहां की पत्नी है और वही बनी रहना चाहती है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का ऑर्डर रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा कि हदिया और शफीन पति पत्नी की तरह रह सकेंगे। साथ ही कोर्ट ने एनआईए को लव जिहाद की साजिश की जांच जारी रखने का आदेश दिया। 18 अक्टूबर 2018 को हिंदुस्तान टाइम्स ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया कि एनआईए ने केरल में लव जिहाद मामले की जांच बंद कर दी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एनआईए ने केरल में दूसरे धर्म में हुई 11 शादियों की जांच की थी। एजेंसी ने पाया कि इसमें किसी भी मामले में यह नहीं पाया गया कि युवक या युवती को जबरदस्ती धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया गया हो। यानी अब तक देश में कोई लव जिहाद जैसे आंदोलन के पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं। अब सेशन कोर्ट के न्यायाधीश रवि कुमार दिवाकर को किस आधार पर लगता है कि देश में प्रायोजित लव जिहाद चल रहा है, ये तो वही बता पाएंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं ऐसी ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। ये कहानी लिखी थी हमारे साथी आसिफ ने। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आपके इस टॉपिक पर क्या विचार हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताएं। शुक्रिया।